185 ये बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि जब ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि दो अदालतें हैं, उनमें से कौन सी अदालत में इंक्वायरी कर सकती है, कौन सी अदालत में ट्रायल चलेगा, ये अगर क्वेश्चन अराइज हो जाए। अब इसको 185 को इस तरह कर लेते हैं। इसमें दो अदालतें हैं, एक अदालत ए है, एक कोर्ट बी है। अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया है कि इनमें से कौन सी कोर्ट में ट्रायल या इंक्वायरी हो सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर तो ये दोनों अदालतें सेम हाई कोर्ट के अंडर है तो फिर हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी कि भाई कौन सी अदालत में ये केस चलेगा, इंक्वायरी या ट्रायल। सिंपल से सब सेक्शन 1 में ये कहा गया। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर तो ये सब सेक्शन 1, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की। 2 में ये कहा गया है कि अगर एक अदालत ए है, एक कोर्ट बी है, ये एक हाई कोर्ट के अंडर है और ये दूसरी हाई कोर्ट के अंडर आ रही है, यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज हो गया है कि क्या ये केस इस हाई कोर्ट इस कोर्ट में आएगा या इस कोर्ट में आएगा। देखिए अगर तो सेम हाई कोर्ट होती फिर तो मसला ही कोई नहीं था। अब यहाँ पे दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। इस सेक्शन में सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जिस भी कोर्ट में इनिशियली मसलन इस कोर्ट में जिस कोर्ट में इनिशियली प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं वो हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि भाई ये इस कोर्ट में केस चलेगा, उसकी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन अगर ये हाई कोर्ट जिसकी देखिए दो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं और दो डिफरेंट कोर्ट्स हैं। ये इस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, ये इस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है। अब दोनों ने अगर स्टार्ट कर दी है प्रोसीडिंग्स तो कंफ्यूजन आ गई कि भाई ये किस में चलना चाहिए ट्रायल। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये जो कोर्ट थी, इसने आज का डेट आ गया 22, इसने 20 तारीख को ट्रायल शुरू कर दिया। ठीक है, इसने शुरू किया है आज 22 तारीख को। तो यहाँ पे सब सेक्शन में ये कहा गया कि जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में प्रोसीडिंग्स पहले स्टार्ट हुई हैं वो हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि भाई यहाँ पे केस चलेगा उसकी जुरिस्डिक्शन वाली में। लेकिन अगर इस हाई कोर्ट ने इस किस्म का कोई डिसाइड नहीं किया तो फिर ये दूसरी वाली हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी कि भाई ये उसकी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में केस चलेगा। सिंपल सा है सब सेक्शन। अब इसको पढ़ लेते हैं बेयर रीडिंग में, फिर वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब सेक्शन 1 में वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच ऑफ 2 और मोर कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द सेम कोर्ट, same high court, or to inquire into or try any offence, it shall be decided by that high court। आ गया, दो कोर्ट्स हैं, सेम हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, तो ये डिसाइड कर दे कि भाई ए में चलना है केस या बी में चलना है, कोई मसला नहीं। बी अब ये सब सेक्शन 2 वे 2 or more courts not subordinate to the same high court have taken cognizance of the same offence। दो डिफरेंट कोर्ट्स उन्होंने केस की कॉग्निजेंस ले ली है लेकिन वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर आ रही हैं। द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज एपलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन द प्रोसीडिंग्स वर फर्स्ट कमेंस्ड मे डायरेक्ट द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंडर टू बी हेल्ड इन एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। जिसमें पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है ना, उसकी हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि उसकी जुरिस्डिक्शन वाली अगर जितनी भी कोर्ट्स हैं उनमें से सी भी इसकी जुरिस्डिक्शन में आ रही है, डी भी इसकी जुरिस्डिक्शन में आ रही है, तो जहाँ पे प्रोसीडिंग्स पहले स्टार्ट हुई थी ये हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी भी ए कोर्ट में चलना है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन में आ रही है सी या डी, इनमें से कोई भी वो डिसाइड कर देगा। आगे क्या कह रहे हैं, एंड इफ इट सो डिसाइड्स all other proceedings against such person in respect of such offence shall be discontinued। तो यहाँ पे से दूसरी कोर्ट में भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी कोर्ट बी में। ठीक है, अब इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी क्योंकि उधर वाली हाई कोर्ट ने कह दिया भाई ये हमारी कोर्ट्स में चलेगा, ये डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं, if such high court upon the matter having been brought to its notice does not so decide,
अच्छा, ये जो हाई कोर्ट थी इसको बता भी दिया गया, जिसकी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी कि जी ये मसला चल रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ट्रायल कहाँ पे होना है। ये हाई कोर्ट ने मैटर को डिसाइड नहीं किया। इस सिचुएशन में क्या होगा, डस नॉट सो डिसाइड, वो डिसाइड ही नहीं कर रही कि मेरी सबॉर्डिनेट को कोई कोर्ट इसको ट्रायल वगैरह करेगी। एनी अदर हाई कोर्ट within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction such proceedings are pending may give a like direction and upon its so doing all other proceedings shall be discontinued. इसने भी फैसला ही नहीं दिया। फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये जो दूसरी वाली हाई कोर्ट है ये डिसाइड कर देगी भाई मेरी जुरिस्डिक्शन में जितनी भी कोर्ट्स हैं, ई कोर्ट है, एफ कोर्ट है, बी कोर्ट है, इनमें से कोई केस इसका ट्रायल चलाएगी। अब इसने डिसाइड कर दिया है तो इसकी प्रोसीडिंग जो कोर्ट ए में चल रही थी वो डिसकंटिन्यूड हो जाएंगी। सिंपल सा ये सेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक 185। अच्छा, अब 186, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर एक ऑफेंस किसी मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हुआ है, ये उससे रिलेटेड है। 186, 187 ये दो इससे कनेक्टेड सेक्शंस हैं दोनों आपस में। देखिए 186 क्या कह रहा है, हेडिंग पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल लिमिट्स, कि एक मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, 186 में मैजिस्ट्रेट है, कोई ऑफेंस उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हुआ है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन हुआ, तो यहाँ पे ये मैजिस्ट्रेट समन और वारंट इशू कर सकता है, ये बताया गया इसमें। देखें लेकिन किन सिचुएशंस में वो देखने हैं। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, व्हेन अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसकी फर्स्ट क्लास वाला मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, सीज रीज़न टू बिलीव, उसके पास रीजंस होनी चाहिए, उसको बिलीव होना चाहिए दैट एनी पर्सन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन has committed without such where that any person within the local limits of his jurisdiction has committed without such limits, कि कोई एक पर्सन है वो है तो उसकी जुरिस्डिक्शन में इस वक्त, लेकिन उसने ऑफेंस जो कमिट किया है वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर किया है। वर्ड्स पे गौर करें, दैट एनी पर्सन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन हैज कमिटेड विदाउट सच लिमिट्स whether within or without Pakistan an offence which cannot be under the provisions of section 177 to 184 or any other law for the time being enforced be inquired into or tried within such limits। लेकिन पहली बात वो ये कह रहे हैं कि हमने सेक्शन 177 से लेके 184 तक जितनी भी सिचुएशंस देखी हैं कि कौन सी कोर्ट जुरिस्डिक्शन ले सकती है, भी एक्ट एक में हुआ है और कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे में आ रहे हैं, एक ऑफेंस हुआ है उसके रिलेशन में एक दूसरा ऑफेंस दूसरी जुरिस्डिक्शन में हुआ है, जर्नी में हुआ है, वो जितनी भी हम चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पर ऑफेंडर है वो है तो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में और वो बिलीव कर रहा है कि उसने कोई ऑफेंस उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर कमिट किया है, लेकिन वो जो उसकी अब जुरिस्डिक्शन किसने लेनी है, किस कोर्ट ने, वो 177 से 184 तक जितने भी सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं उसमें तो वो फॉल नहीं कर रहा। अब क्या होगा, बट इज अंडर सम लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड ट्राइबल इन पाकिस्तान, सच मैजिस्ट्रेट मे इंक्वायर इनटू द ऑफेंस एज इट हैड बीन committed within such local limits and compel such person in manner herein before provided to appear before him and set such person to a magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence or if offence is bailable। ये कह रहे हैं कि देखें जी यहाँ पे ट्राई तो वो बेशक नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके उसने कोई ऑफेंस किया, चाहे उसकी लोकल लिमिट से बाहर, चाहे पाकिस्तान से बाहर जाके ऑफेंस उसने कमिट किया, ये उसको बिलीव है, तो वो उसको, और वो फॉल भी नहीं कर रहा 177 से 184 तक, लेकिन वो बेशक इसका ट्रायल नहीं कर सकता लेकिन इंक्वायर कर सकता है, उससे रिलेटेड इंक्वायरी कर सकता है, उसके लिए फिर वो इस ऑफेंडर को कंपेल भी कर सकता है, किसके लिए, कि भाई मेरे सामने पेश हो जाए। अब
कंपेल उसकी अपीयरेंस के लिए करने का क्या तरीका है, उसको समन हम पढ़ के हैं पीछे, फिर वारंट, अब वारंट ये दोनों वगैरह वो इशू कर सकता है कि भाई आ जाओ पेश हो मेरे सामने। उसके बाद अगर वो ऑफेंस बेलेबल होगा तो उसको उसे श्योरिटी बॉन्ड लेके उसको बेल पे बेल दे सकता है। ये है इस सेक्शन में सिंपल देखें। बट ये बट से कहानी सारी शुरू हो रही है। बट इज अंडर सम लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स ट्राइबल इन पाकिस्तान, लेकिन कोई तो कानून है जिसके अंदर वो पाकिस्तान में ऑफेंस ट्राइबल है जो उसने बाहर कहीं पे किया है। सच मैजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू द ऑफेंस एज इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल लिमिट्स एंड कंपेल सच पर्सन इन मैनर, वो जिस तरह प्रोवाइड किया गया पहले समन वारंट के थ्रू ही किसी को कंपेल किया जा सकता है कि अपीयर हो, एंड सेंड सच पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। फिर उसके बाद ये मैजिस्ट्रेट इसको ये जो ऑफेंडर होगा इसको फॉरवर्ड कर देगा कि जिसके पास उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो इंक्वायरी कर सकता है, जो ट्रायल कर सकता है। ये सिर्फ इसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये इंक्वायरी करके उसको अगर अरेस्ट कर लिया तो फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा दूसरी तरफ जिस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है उसको ट्राई करने की। इफ सच ऑफेंस इज बेलेबल टेक अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। अगर बेलेबल ऑफेंस होगा तो उससे श्योरिटी बॉन्ड वगैरह ले लेगा। अच्छा, आगे मैजिस्ट्रेट प्रोसीजर ऑन अरेस्ट, कि जब उसको अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, सब सेक्शन 2 में बताया। व्हेन देयर आर मोर मैजिस्ट्रेट देन वन हैविंग सच जुरिस्डिक्शन एंड द मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द मैजिस्ट्रेट टू और बिफोर होम सच। सिंपल सी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये जो ऑफेंडर था, ठीक है, इस मैजिस्ट्रेट ने इसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको ये नहीं कंफर्म हो रहा कि दो मैजिस्ट्रेट फॉर इंस्टेंस है, एक मैजिस्ट्रेट ए है, एक मैजिस्ट्रेट बी है, एक मैजिस्ट्रेट सी है। इस मैजिस्ट्रेट को जिसने इसको अरेस्ट करवा लिया था अंडर सेक्शन 186, उसको कंफर्म नहीं हो रहा कि भी ए बी सी इन तीनों मैजिस्ट्रेट में से किसके पास जुरिस्डिक्शन है। मैंने तो इसको भेजना है ना, अरेस्ट कर लिया है, तो वो क्या करेगा, इस अरेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा सेशन कोर्ट को कि भाई आप देख लो और डिसाइड कर दो कि इसको किसके पास जाना चाहिए। कितनी सिंपल सी बात है, यही कह रहा ना। बिफोर होम सच पर्सन बाउंड टू अपीयर द केस शैल बी रिपोर्टेड टू द ऑर्डर्स ऑफ द सॉरी हाई कोर्ट। ये सेशन कोर्ट नहीं, मैंने गलती से कर दिया, ये हाई कोर्ट के पास वो मैटर को रेफर कर दे। सेशन कोर्ट ही, ये हाई कोर्ट के पास वो भेजेगा। किसके पास ये रिपोर्ट कर देगा केस को, हाई कोर्ट के पास भेज देगा कि भाई आप डिसाइड कर दो कि इस ऑफेंडर को किस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है जिसके पास ये केस चलना चाहिए। 186 में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सिंपल सा है। अच्छा जी, 187 फिर प्रोसीजर वेयर वारंट इशूड बाय सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इफ द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड अंडर अ वारंट इशूड अंडर सेक्शन 186, द मैजिस्ट्रेट इशूइंग वारंट शैल सेंड द अरेस्टेड पर्सन टू द सेशन जज टू होम ही इज सबऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में वो कह रहे थे उसको कन्फर्म नहीं हो रहा तो फिर वो केस को हाई कोर्ट को भेज देगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया है तो उसको सेशन जज के पास भेज दिया जाएगा, या फिर अगर इनमें से जिस मैजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किए हुए हैं उसके ऑलरेडी, फॉर इंस्टेंस ये बी वाला है, इसने इसी ऑफेंडर के इशू किए हुए हैं अरेस्ट वारंट, ठीक है, तो फिर वो इसको फॉरवर्ड कर देगा उस एक्यूज को। अरेस्ट तो उसने कर लिया है, अरेस्ट करके वो जिस भी मैजिस्ट्रेट ने उसके वारंट इशू किए हुए हैं उसके पास भेज देगा। अगर तो वारंट वगैरह नहीं इशू किए हुए तो इस पर्सन को अरेस्ट करके वो सेशन जज को भेज देगा, और अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी उसके वारंट इशू किए हुए हैं तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। दो बातें आ गई 186 में। देखें फिर दोबारा इसको देख लें। इफ़ द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड अंडर अ वारंट इशूड अंडर सेक्शन 186, ये ऊपर वाले सेक्शन के थ्रू उसको अरेस्ट किया गया। द मैजिस्ट्रेट इशूइंग वारंट शैल सेंड टू द अरेस्टेड पर्सन टू द सेशन जज टू होम ही इज सबऑर्डिनेट, वो इस सेशन जज को इसको भेज देगा। Unless the magistrate having jurisdiction to inquire into or try the offence issues his arrest warrant for the arrest
of such person, in which case the person arrested shall be delivered to the police officer executing such warrant or shall be sent to the magistrate by whom such warrant is issued. जो वारंट इशू करवाने, एग्जीक्यूट करवाने, जो अगर कोई ऑफिसर आया तो उसको दे देंगे, नहीं तो उस कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट के पास उसको अरेस्ट करके वारंट जिसने इशू किए हुए उसके पास भेज देगा। कोई कंफ्यूजन इन 185 और 186 में नहीं है। अगर है कोई क्वेश्चन तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर मैं अच्छा इसका सबसेक्शन 2 भी है। अच्छा सबसेक्शन 2 है, इफ़ द ऑफेंस for which the person arrested is alleged or suspected to have committed is one which may be inquired into or tried by any criminal court in the same district other than that magistrate acting under this shall be sent person to such court। हाँ, अगर इसमें सबसेक्शन 2 में ये कहा कि अगर ये पर्सन को अरेस्ट किया है और जिस कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन लेनी है वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है, अब यहाँ पे एक एफ थी, असल जुरिस्डिक्शन बनती थी इस एफ मैजिस्ट्रेट की, अरेस्ट इसने अंडर सेक्शन 186 कर लिया क्योंकि इसको सस्पिशन थी कि इसने कोई किया है ऑफेंस। अब ये मैजिस्ट्रेट 186 वाला और ये सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर होंगे तो वो इसको फॉरवर्ड कर देगा, कुछ भी नहीं है। ये तो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर वाले थे ना, अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट से बाहर वाले थे, और ये वाला अगर उसकी डिस्ट्रिक्ट में कोई कोर्ट ऐसी है जिसको जुरिस्डिक्शन है तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। सिंपल सा, कोई क्वेश्चन यहाँ तक 186 से रिलेटेड, 187 से रिलेटेड। अच्छा अब नो, चलो अच्छी बात है। 188 और 189 ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये 188 बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है। इसमें देखें क्या क्या है। पहली बात, when a citizen of Pakistan commits an offence at any place without or beyond the limits of Pakistan। पहली बात आ गई 188 में, पहली बात है कि सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का। दूसरा आई थिंक है कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कोई बंदा हो, सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए, कोई पाकिस्तान का सिटीजन है, उसने पाकिस्तान से बाहर कोई ऑफेंस कमिट कर लिया है। दूसरा, वेल अ सर्वेंट ऑफ स्टेट, कोई पाकिस्तान की का सर्वेंट है। अब ये हो सकता है ना, क्योंकि वो ज़रूरी तो नहीं है कोई वो पाकिस्तानी हो, कोई फॉरनर भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन अ सर्वेंट ऑफ स्टेट वेदर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और नॉट कमिट्स एन ऑफेंस इन ट्राइबल एरिया, वो कोई ऑफेंस अगर कमिट कर रहे हैं सर्वेंट ऑफ स्टेट कहाँ पे, ट्राइबल एरियाज में, ये देखते जाना। तीसरा आ जाता है कि कोई अगर एयरक्राफ्ट वगैरह में, when any person commits an offence on a ship aircraft registered in Pakistan where it may be। तीसरा आ गया कि शिप या और एयरक्राफ्ट, हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा था ना, सॉरी पीपीसी में, जो कि पाकिस्तान में अगर रजिस्टर्ड है, उसने पाकिस्तान से बाहर अगर कहीं पे भी उस पर कोई ऑफेंस हुआ है, ये तीनों सिचुएशंस अगर होंगी तो फिर क्या कह रहे हैं, अच्छा, he may be dealt with in respect of such offence as it had been committed at any place within Pakistan at which he may be found। जहाँ पे भी ये मिलेगा ना, फाउंड, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये मिलेगा वो कोर्ट इसको इंक्वायरी भी कर सकती है, इसका ट्रायल भी कर सकती है, बेशक वो ऑफेंस कहाँ पे ये कमिट कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर कर रहा है, ठीक है ना। He may be dealt with within the respect of such offence as it had been committed at any place within Pakistan at which he may be found। जिधर मिला है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मिला है, वो उसका ट्रायल करे। ठीक हो गया, यहाँ तक तो है क्लियर। लेकिन आगे इसमें कुछ लिमिटेशंस भी डाल रहे हैं। अब वो ये है कि ये ट्रायल तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए इजाज़त किसकी लेनी पड़ेगी। देखें, provided that notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, no charge as to any such offence shall be inquired into in Pakistan unless political agent, if there is one। अगर तो कोई political agent है
उस मुल्क में जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो उसकी एसेंट, उसकी वो इजाज़त देगा तो फिर ट्रायल यहाँ पे शुरू होगा। अनलेस द पोलिटिकल एजेंट, इफ देयर इज वन फॉर द टेरिटरी इन विच ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, सर्टिफाइज, वो सर्टिफाई ये पोलिटिकल एजेंट करेगा तो आप ट्रायल कर सकते हो। लेकिन अगर पोलिटिकल एजेंट ना हो तो फिर प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट, in his opinion the charge ought to be inquired into Pakistan, and where there is no political agent the sanction of the federal government shall be required. अगर ये पोलिटिकल एजेंट नहीं है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट वो कहेगी तो ट्रायल चलेगा, क्योंकि ये ऑफेंस हो रहा है पाकिस्तान से बाहर। ठीक हो गया। अब इसमें ये आगे एक और भी प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो 2। प्रोवाइजो 2 इसमें सेडिशन की बात कर रहे हैं, और सॉरी एक्सट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई बंदा ऐसा अरेस्ट हो गया तो दो ऑप्शंस आ गई कि या तो उसको पाकिस्तान में उसका ट्रायल कर लो, उसका ट्रायल कर लो पाकिस्तान में, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि उसको उस मुल्क में भेज दो जहां पे उसने ये ऑफेंस किया है। ठीक है, सेंड टू अदर कंट्री, जहाँ पे भी उसने ये ऑफेंस कमिट किया उधर उसको भेज दो। दो ही ऑप्शन आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि असल में ये इस सेक्शन, इस प्रोवाइजो में ये कहा गया कि अगर तो पाकिस्तान में उसका ट्रायल शुरू हो गया है, ठीक है, ऑफेंस उसने पाकिस्तान से बाहर किया है, तो फिर बाद में उसका ट्रायल एक्सट्रेडिशन के थ्रू दूसरे मुल्क में नहीं होगा, पाकिस्तान में हो गया, दैट्स इनफ। देखें, provided also that any proceeding taken against any person under this section which would be a bar to subsequent proceeding against such person for the same offence if such offence has been committed in Pakistan shall be a bar to further proceeding against him under Extradition Act in respect of the same offence in the, तो पाकिस्तान से बाहर नहीं वो जाके, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बाहर दोबारा ट्रायल उसका शुरू, उसको उस मुल्क में भेज दो, वहाँ पे उसका ट्रायल दोबारा शुरू हो जाए। सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखें, अगर तो एक पर्सन ने पाकिस्तान से बाहर एक ऑफेंस कमिट किया है, उसको वो पाकिस्तान में मिल गया, यहाँ पे उसका ट्रायल शुरू हो गया, इसके बाद ऐसा नहीं हो सकता, दो ऑप्शंस तो आ जाती है ना कि या तो आप इसका ट्रायल यहाँ पे शुरू कर दो या फिर इसको अरेस्ट करके दूसरे मुल्क में भेज दो जहाँ पे इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, वहाँ पे इसका ट्रायल चले। ये अगर तो ये ऑप्शन अडॉप्ट कर ली कि उसका ट्रायल पाकिस्तान में होना शुरू हो गया, फिर ये दूसरे मुल्क को भेजना जो एक्सट्रेडिशन एक्ट वाला है वो बार हो जाएगा काम, उसको दूसरे मुल्क को दोबारा भेज के उस पर दोबारा ट्रायल करके उसको दोबारा सजाए वगैरह, ऐसा नहीं, ये बार कर रहे हैं सिर्फ इस प्रोवाइजो में। या तो पाकिस्तान में उसका कर लो ट्रायल या फिर उसको दूसरे मुल्क में अरेस्ट करके भेज दो। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा पाकिस्तान में शुरू हो गया तो दूसरे वो एक्सट्राडिशन वाली प्रोसीडिंग्स जो है वो फिर नहीं स्टार्ट होंगी, वो बार हो जाएंगी। अच्छा, 189 वो भी इससे ही कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ऑफेंस तो इसने किया पाकिस्तान से बाहर, तो ऑब्वियसली जो भी एविडेंस होगी वो कहाँ पे होगी, वो तो दूसरे मुल्क में पड़ी होगी ना जहाँ पे उसने ऑफेंस कमिट किया। अगर कोई आई विटनेस है, यहाँ पे तो सिर्फ मिला और उसका शुरू हो गया काम। यहाँ पे 189 में ये कहा गया है कि जो एविडेंस उस मुल्क में है वो भी मंगवाई जा सकती है और उसको एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। अब उसका तरीका इसमें बताया गया, whenever any such offence as is referred to in section 188 is being inquired into or tried, पाकिस्तान में इंक्वायरी हो रही है, पाकिस्तान में उसका ट्रायल हो रहा है, ऑफेंस पाकिस्तान से बाहर हुआ है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इफ इट थिंक्स फिट direct the copies of deposition made or exhibits produced before the political agent or judicial officer in or for the territory in which the offence is alleged to have been committed shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue commission for taking evidence as the matter। तो ये सिंपल इसमें कह रहे हैं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर यहाँ पे डिसाइड करेगी कि भाई इसकी एविडेंस तो दूसरे मुल्क में है,
वो जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके पास जो भी है उसको मंगवाया जाएगा, और पाकिस्तान में चूँकि ट्रायल हो रहा है यहाँ पे उस एविडेंस को यूज़ किया जाएगा उस ट्रायल में उसके अगेंस्ट। सिंपल सी बात है, जो एविडेंस बाहर है उसको मंगवाया जा सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी और उसको केस में यूज़ किया जाएगा।